पैथोफिजियोलॉजी आप थोड़ी सी बताएंगी कि क्या चीज़ होती है ये जो हार्टबर्न होता है, सीने में जलन इसे कहा जाता है आम फहम में, तो ये क्या चीज़ है? जो सीने में जलन या हार्टबर्न बहुत कॉमन जो है, इसे फील हो रहा होता है कि आपको थोड़ी सी चेस्ट में जलन महसूस हो रही है, चुभन महसूस हो रही है, डिस्कम्फर्ट है, मुंह में एसिडिक सा टेस्ट आ रहा है, या ऐसे वो बेसिकली होता है क्या कि आप जब खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो आपका स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बिग मील्स फ्रीक्वेंटली और बिग मील्स आप इंटेक कर रहे हैं, या आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो क्या होता है कि आपका जो एसोफेगस, आपका जो फूड पाइप होता है, उसका जो लास्ट हिस्सा होता है, जिसको हम लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं, जो आपके स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, वो लूज हो जाता है। तो जब वो लूज होता है तो आपके स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो रिफ्लक्स होता है, वो अब वापस आपके जो होता है वो आपके एसोफेगस में आना स्टार्ट होता है। जब वो एसिड आपके एसोफेगस में वापस आता है तो वो आपके जो एसोफेजियल लाइनिंग होती है उसको डिस्टर्ब करता है। तो जब वो एसोफेजियल लाइनिंग डिस्टर्ब होती है तो फिर हार्टबर्न कोज करती है, इरिटेशन कोज करती है, डिस्कम्फर्ट कोज करती है। बेसिकली उस स्फिंक्टर का पर्पस ये होता है कि आपके स्टमक के कंटेंट्स को स्टमक में रखे, वो वापस एंटी पेरिस्टोलिसिस ना हो। तो जब वो होती है तो फिर हार्टबर्न होता है। तो वो जो लाइफस्टाइल है और हमारा खाना पीना है, हमारे इवन कि हमारा सिटिंग पोस्चर होता है जो खाने के दौरान वो है, या लेट के खा रहे हैं, खाने के फ़ौरन बाद लेट गए हैं, तो जो ये चीज़ें होती हैं, और हमारे फूड कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं। तो ये फिर ये सारी जो है ना प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। अब तो मेरे ख्याल से 20% लोगों को ऑल टाइम ये इशू रहते हैं। सही डॉक्टर फिजा, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तौर पे, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इसको एक्सप्लेन किया और नाज़रीन को गाइड किया। तो डॉक्टर कुदसिया, इसमें आप कोई इजाफा करना चाहेंगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये जो बेसिकली हार्टबर्न है, ये हमारा डाइट प्लान जो होता है ना वो डिस्टर्ब होता है। इसमें जो हम फूड लेते हैं, जो इनटेक करते हैं, वो जो मिर्च मसाला जात होते हैं सारे, वो हमारे जब गज़ा वाली नाली से इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचते हैं। स्टमक में बेसिकली एक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। जब वो सारे मिर्च मसाला जात वो हमारे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलते हैं तो रिवर्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसोफेजियल जो ट्यूब होती है उसके अंदर वापस आनी गज़ा स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बर्निंग स्टार्ट होती है। तो इसको हम हार्ट बर्निंग कह सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, डॉक्टर्स की राय के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है, एक ऐसा तेज़ाब है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, और वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। और ना सिर्फ ये होता है बल्कि रीगर्जिटेशन होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से तमाम, यानी आसान लफ्ज़ों में कि तमाम खाया पिया जो है वो वापस, बजाय ये कि फूड पाइप से होता हुआ वो स्टमक में जाए, वो गले में आना शुरू होता है, और अक्सर औक़ात जो है वो खट्टा जायका और अजीबो गरीब किस्म की फीलिंग जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो डॉक्टर साहबा, आप ये बताइए कि अमूमन जो सीने की जलन होती है तो ये कौन सी बीमारियों में होती है? यानी क्या सिर्फ ये सीने की जलन बीमारी ही है, या ये कोई कंडीशन है, ये क्या चीज़ है? ये ऐसे एक डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं है, ये सिम्टम है जो डिफरेंट कंडीशंस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस अगर है तो आपके जो स्टमक की म्यूकस लाइनिंग है वो डिस्टर्ब्ड है, उसमें आपको ये हार्टबर्न का जो फेस करना पड़ता है। एसोफेगाइटिस में आपको हार्टबर्न फेस करना पड़ सकता है। एक बेरे सिंड्रोम होता है आपके जो एसोफेगस में, प्री कैंसर स्टेजेस को बोल सकते हैं हम, वो उस स्टेज में फिर आपके जो एसोफेगस स्फिंक्टर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें फील होने लग जाती हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा जो फैट इंटेक की वजह से, जब आप फैट इंटेक ज़्यादा करते हैं तो वो आपके ऑर्गन्स के अराउंड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। सबसे पहले आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है फैट, तो जब वो आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है तो फिर वो आके फूड पाइप को भी इफेक्ट करता है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में ये होता है, आप ये कह लें कि एक सिम्टम है जो डिफरेंट डिजीजेस को इंडिकेट कर रहा होता है। तो अगर इसको हम कवर ना करें या इसको हम ट्रीट ना करें तो ये फिर वर्स हो जाता है। फिर गर्ड जो होता है वो गर्ड जनरेट होता है, वो भी एसिडिक रिफ्लक्स ही है बेसिकली, तो वो जनरेट होता है। तो वो फिर एक थोड़ी क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, लेकिन इनिशियली ये सिर्फ एक सिम्टम है। ठीक,
यानी कि हार्टबर्न बजाते खुद नाजरीन कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक डिसऑर्डर है, एक इंडिकेशन है, एक सिम्टम है जो इंडिकेट करती है कि अंडरलाइन कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है और उसे नोटिस करना चाहिए। डॉक्टर कुसिया, आप बताएंगी, अभी डॉक्टर साहिबा ने बात की तो गर्ड के हवाले से बात की, ये गर्ड क्या है, इसके हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल। GERD बेसिकली स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रोइसोफेंजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी कि ये हमारी इसोफेंजियल जो हमारी इसोफिगस है ये उससे रिलेटेड है। ये गैस्ट्रिक बर्निंग जो होती है, यानी कि हमारी जो फूड है वो मैदे में जलन की वजह से वापस आना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी एक किस्म है, इसमें हार्ट बर्न नहीं इसकी एक किस्म है। और हार्ट बर्न जो है पर्टिकुलरली गर्ड की ही फर्स्ट सिम्टम जो है वो कंसीडर होती है। बात करते हैं डॉक्टर फिजा से हम। और डॉक्टर फिजा, ये बताइएगा कि ये H2 ब्लॉकर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताइए। और फिर ये कि चूँकि इनका इंटेक किया जाता है हार्ट बर्न के केसेस में, तो थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से भी बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम है। H2 ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, एंटासिड्स दिए जाते हैं, H2 ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। ये वक्ती तौर पे तो आप जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव कर देते हैं, ठीक है, एसिड को कंट्रोल कर देते हैं, एसिड की प्रोडक्शन को थोड़ा कंट्रोल कर देते हैं। बट द थिंग इज रूट कॉज क्या है। जब वो रूट कॉज पे काम नहीं करते, एसिड की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर दिया बट जो स्फिंक्टर लूज हुआ है तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। जब तक वो आपकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं होगी, आप अपने रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, तो जितने मर्जी हम मेडिकेशन लेते रहेंगे वो वक्ती तौर पे हमारे सिम्टम्स को कवर करता रहेगा। उसके बाद फिर से वही इशू, जब आप दोबारा खाना खाएंगे, दोबारा भूख लगेगी, दोबारा से वही इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेने से आपके स्टमक लाइनिंग्स डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, अल्सर्स जनरेट होने लग जाते हैं। और डाइट एंड ड्रग का इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है। जब आप कोई भी ड्रग ले रहे हैं, कोई भी ड्रग इनटेक कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ क्या खा रहे हैं। वो पानी के साथ ले रहे हैं, दूध के साथ ले रहे हैं, चाय के साथ ले रहे हैं, या कोई ऐसा फूड किसी जूस के साथ ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी की पीएच पे बहुत इफेक्ट करता है। तो जब बॉडी की पीएच पे इफेक्ट करता है, आपके स्टमक पे इफेक्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है, ब्लड की एडमिनिस्ट्रेशन गलत हो जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन गलत हो जाती है, और फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करता है। स्टमक की लाइनिंग्स डिस्टर्ब हो गई, इरिटेशन हो गई, इन्फेक्शंस हो गए, अल्सर्स हो गए, बाउल मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो गई, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एज अ डाइटिशियन ये पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि हमें रूट कॉज पे काम करना चाहिए। बॉडी को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो जो थोड़े बहुत मसले होते हैं उनसे खुद लड़ ले। तो ज़्यादा काम करना चाहिए। आपके जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट, उनकी रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन नॉर्मल हो। आप अपना लाइफस्टाइल बेटर करें, आप वर्कआउट्स करें, अपने ईटिंग चॉइसेस को बहुत बेटर बनाएं। आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो, और फूड के कॉम्बिनेशंस क्या, आपका खाना पका कैसे हुआ है। तो वो मेडिसिन को ये समझ नहीं आती, फूड हम खुद प्रिपेयर करते हैं, तो जब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर फिजा ने बताया कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना ज़रूरी है हमारा बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है कि H2 ब्लॉकर्स जो हैं वो स्प्रेस कर देते हैं उस कंडीशन को, जो इरिटेंट होते हैं उनको, और रिड्यूस कर देते हैं वक्ती तौर पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा होता है। यहाँ आपको थोड़ा सा बताते चलें कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डायरिया होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, और मुस्तकिल सरदर्द की कंडीशन भी जो है वो पैदा हो जाती है। और यहाँ ये भी आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि ओमेगा 3 जो है वो लिया जाता है, ओमेप्राजोल का बहुत ज़्यादा होता है कंटेंट जो यूज़ होता है, तो उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इवन कि जो है वो हेयर लॉस तक की कंडीशंस हो जाती हैं। तो इसलिए जो है मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि रूट कॉज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पर फोकस करना। हमारी होम्योपैथिक में, क्योंकि एज ए होम्योपैथ हमारे पास बहुत स्पेशल हमारी डॉक्टर कुदसिया मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में जो है हमारे कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इसको बेहतर तौर पे जो है लेके चल सकती हैं कि हार्ट बर्न की कंडीशन को जो ठीक करें, और रूट कॉज की यहाँ पर क्या अहमियत होती है, ये चीज़ थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें हमारी बहुत सी मेडिसिन्स हैं,
होम्यो की जो जो ये सिस्टम है इसको बेहतर कर सकती हैं, इस डिज़ीज़ को बेहतर कर सकती हैं। इसमें हमारी पल्साटीला जो है वो 30 में आप पेशेंट को दें, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे, वो बड़ा अच्छा काम करती है। उसके अलावा हमारी लाइकोपोडियम जो है वो मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है, वो 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावा नक्स वोमिका जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। फिर हमारी आयरस जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसमें नेट्रम फास भी है। उसके अलावा फिर हमारी जो मेडिसिन है काली आयोडाइड वो भी बड़ा अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होता है, यानी बेसिकली हमने देखना फोकस तो सिम्टोमेटिकली जो होता है है। वो हमारी जो है वो सिम्टम्स पे कॉज करती है। जैसी सिम्टम होगी फिर उस हिसाब से मेडिसिन दी जाए तो पेशेंट क्योर हो जाता है। तो डॉक्टर फिजा बताइए कि कितने फीसद लोग जो हैं इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं? 20 to 25% लोग तो ऑल टाइम इस मसले से कर रहे होते हैं। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की अकॉर्डिंगली। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें वो चीज़ें फील नहीं हो रही थी कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब है या हमारी ईटिंग चॉइस, लेकिन सर दर्द मुसलसल हो रहा है, सर बहुत दर्द हो रहा है, सर बहुत दर्द हो रहा है, पैनाडोल खा ली, पैनाडोल माइग्रेन खा ली, चाय पी ली, हम कैफीन इनटेक कर लेते हैं। वो एक मिथ बनी हुई है ना कि कैफीन ले लें तो सर दर्द ठीक हो जाता है। तो लेकिन आपका गट ब्रेन एक्सिस है, तो जब आपका कोई भी गैस्ट्रिक इशू है, एसोफेजियल इशू है, इंटेस्टाइनल इशू है, आपकी गट से रिलेटेड जो भी इशू है वो सर दर्द होगा, क्योंकि एक डायरेक्ट रास्ता, एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ब्रेन का और आपके गट का, तो वो सर में दर्द रहता है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पे भी यहाँ पे देखना पड़ता है कि आपका स्टमक डिस्टर्ब है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स हो रही हैं या जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है तो अल्टीमेटली उनका भी स्टमक डिस्टर्ब हुआ होता है। तो यहाँ पे वेरी करते हैं, लोग वेरी करते हैं, किसी को फील नहीं होता कि मेरे स्टमक में इशू है या वो इस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन उनको बाकी सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। हमारी बोन्स कैल्शियम से बनी है और अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि आपकी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट कंपनसेशन पे काम कर रहा है। अगर आपके स्टमक में एसिड ज़्यादा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपका स्टमक आपके बोन से कैल्शियम ड्रेन करता है, बिकॉज कैल्शियम अल्कलाइन होता है अपनी पीएच को नॉर्मल करने के लिए। तो जब वो अपनी पीएच को नॉर्मल करने के लिए कैल्शियम ड्रेन करता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, वो फिर जॉइंट्स में पेन हो रही है, बोन्स में पेन हो रही है, कैल्शियम में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो हमें वक्ती तौर पर लगता है कि हमारा स्टमक तो ठीक हो गया, लेकिन हमारे जिस्म में बहुत दर्द है या लेथार्जिक फील हो रहा है, थोड़ा चला नहीं जा रहा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही इतना, तो वो भी मसला स्टमक का होता है। सफ़र आपकी बोन्स कर रही हैं, वो मसला स्टमक का होता है, सफ़र आपका ब्रेन कर रहा होता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को करके देखें तो 50 to 55% लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, हमारी हैबिट्स बहुत ख़राब है। यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट है उसके मुताबिक 15 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो हार्टबर्न का शिकार होते हैं। और यहाँ आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर कुसिया, आप हमें बताइए कि इस सिलसिले में हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? क्या कोई टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं हार्टबर्न के प्रॉब्लम को? बिल्कुल, इसमें काफ़ी टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एंडोस्कोपी करवाई जाती है, जिसमें हमें इसके बारे में पता चल सकता है। उसके अलावा हम एंडोस्कोपी बायोप्सी करवा सकते हैं, स्कैन करवा सकते हैं, एच पाइलोरी का टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें ये डायग्नोस किया जा सकता है। क्योंकि सिम्टम्स तो आ रही हैं, लेकिन उसको डायग्नोस करने के लिए हमें ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये सिम्टम, ये जो डिज़ीज़ है हार्टबर्न की, ये है या नहीं है। थोड़ा सा ये भी आप ही से क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि हार्टबर्न की काफ़ी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो इसकी भी कोई रीज़न है या क्या वजह बनती है कि प्रेगनेंसी में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो हैं इस कंडीशन का बताती हैं कि हार्टबर्न है, क्योंकि हार्मोनल इशू आ रहा होता है ना। बिल्कुल, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह भी ये जो है हार्टबर्न बनती है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, फीटस जिस्म के अंदर बन रहा होता है, उससे भी हमारे जिस्म में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। जब चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी में डाइट में भी चेंज आता है। जब डाइट में चेंज आएगा तो वो कुछ इनटेक जो हम कर रहे होते हैं डाइट, उसमें हम समटाइम चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ भी खा रहे होते हैं, उससे भी ये चीज़ काउंट होती है कि प्रेगनेंसी में भी इस वजह से थोड़ा सा हार्टबर्न का इशू आ जाता है। सही।
डॉक्टर फ़िज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो ये हमारे पास मौजूद हों और हम इनसे फ़ायदा ना उठाएं तो ये हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसे हम शामिल करें अपनी डाइट में, अपनी खुराक में शामिल करें, डेली रूटीन में, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर हमें ये इशू है तो किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है? जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है ना, आपकी डाइट में फाइबर होना चाहिए। आपकी डाइट में फाइबर होना चाहिए। जब आप फाइबर इनटेक करते हैं, एक आप मील कम लेते हैं बिकॉज फाइबर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे रहा होता है। अच्छा, सॉरी, ये है कि कॉमन पर्सन के लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा कि फाइबर कौन सी ऐसी चीज़ों में मौजूद है कि ले सकते हैं और उससे जो है ये चीज़ कम हो सकती है। फाइबर हम ले सकते, आपके होल ग्रेन्स हैं जैसे गंदम का, जौ का, मकई का जो आटा होता है वो मिक्स करके आप बना लें, ताकि हम आटा छान लेते हैं, उसका सारा जो छान है वो निकाल लेते हैं, वो फाइबर होता है आटे का। सही, ठीक है। वो उसमें अगर आपने छान निकालना भी तो थोड़ा सा मिक्स कर लें, ज़्यादा ना करें क्योंकि वो ड्राई लगता है। तो ठीक है, आप वो कर लें। अगर आपने फिर भी अगर रोटी सादा बना ली है तो उसके साथ हम जब सब्जी पकाते हैं हम उसको इतना ओवर कुक करते हैं कि सब ज़ाया हो जाता है, इवन कि फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स तो फिर ख़त्म ही हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक और फाइबर इनटेक को पूरा करने के लिए साथ सैलड का एक पोर्शन ज़रूर लें। खीरे ले लें, बंद गोभी ले लें, शिमला मिर्च ले लें, गाजर ले लें, जितनी भी आप, ब्रोकली ले लें, इट्स वेरी गुड, आप ब्रोकली ले लें। अब वो चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम अभी प्रेगनेंसी में बात कर रहे थे तो ज़्यादा हार्ट बर्न का इशू सेकंड थर्ड ट्रिमेस्टर में हो रहा होता है, बिकॉज एक आपके एब्डोमेन पे प्रेशर ज़्यादा होता है फिटनेस का, और दूसरे कि हमारी प्रेग्नेंट फीमेल रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाती हैं कि अब प्रेग्नेंट है, उठना नहीं है, बैठना नहीं है, ज़्यादा चलना नहीं है, हम थक जाते हैं, हमें कमर में दर्द हो रही है। फिर जब बैठना है और खाना है, वो चाहे ऑयली चीज़ें ना खाएं, वो चाहे सिर्फ फ्रूट्स खा लें, वो सिर्फ फ्रूट्स में भी एसिड है। फ्रूट्स में, बल्कि आप फ्रूट्स के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो इसके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं? जी, फ्रूट्स में भी एसिड मौजूद होता है। या अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल 2-3 दफ़ा दूध पी रही है, दूध में भी एसिड मौजूद है। अगर वो सब्जियां खा रही है तो सब्जियों में भी एसिड, टमाटर में एसिड मौजूद होता है। तो जब कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है और बैठे रहना है और खाना है कि प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का बड़ा गलत फ़ायदा उठाने लग गई हैं ख़वातीन, तो वो फिर ये एक चीज़ होती है। तो जब हमने हमारी फूड चॉइसेस पे जब हम बात करते हैं तो ऑयल आप वो यूज़ करें जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करें, फ्लैक्सीड ऑयल होता है। व्हाट अबाउट बनानास? यू कैन टेक बनानास। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि बनानास का इंटेक बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, बनानास का इंटेक रखें बट लिमिटेड करते हैं। आप फ्रूट्स फ्रूट 2 to 3 फ्रूट्स अ डे आपको हर्ट नहीं करते, लेकिन 2 to 3 फ्रूट्स अ डे, इससे ज़्यादा नहीं। वेजिटेबल्स इंटेक अपना ज़्यादा रखें, 6 to 7 सर्विंग्स आपकी वेजिटेबल की होनी चाहिए, 1 to 2 सर्विंग्स आपकी डेयरी की होनी चाहिए। बट आपने ये रखना है कि अगर आप हार्ट बर्न का इशू ऑलरेडी है तो आप डेयरी ले रहे हैं, उसको लो फैट लें। डेयरी लो फैट, क्योंकि हमारा लीवर है जो वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितने हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। तो जितना हम एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा होता है, वो एक्यूमुलेट होता है, वो प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि कम ऑयल में खाना बने, कम फैट इंटेक हो, स्पाइसेस बहुत कम हो। आप कॉन्टिनेंटल फूड अगर देखेंगे तो उनमें स्पाइसेस बहुत कम होते हैं, जिनको हम कहते हैं फीका खाना है, खाया नहीं जाएगा। नमक और काली मिर्च में सिर्फ खाना बना होता है। हाँ जी, पंजाब में ट्रेडिशन है स्पाइसेस की। हाँ जी, ये एशिया में स्पाइसेस की डिश जो है, पाकिस्तान है, चाइना है या इंडिया है, हम लोग, या एक मैक्सिको है जहाँ पे बहुत स्पाइसी खाना खाया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी इश्यूज बहुत हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो जितना सिंपल खाएंगे, जितना क्लोज टू नेचर रह के खाएंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन डाइट के हवाले से भी और मेडिसिन के हवाले से भी, और तमाम इस प्रॉब्लम को लेते हुए हमें दोनों ही डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे तौर पे दी। उम्मीद है हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे दोबारा बात करेंगे नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में। उससे पहले डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर कुसिया, आप मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को कोई? जी बिल्कुल, कि अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसको चेंज करें, कि अपनी डाइट के अंदर चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें, और जिसकी वजह से ये जो ज़्यादा हार्ट बर्न का इशू हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला इससे में बेहतर हो सकता है।
डॉक्टर साहबा, आप भी इन वन सेंटेंस अगर एक्सरसाइज को लेते हुए थोड़ा सा मैसेज देना चाहें कि इस हवाले से क्या बेटरमेंट आ सकती है हमारी इस प्रॉब्लम में, तो हम वाइंड अप करते हैं फिर अपने प्रोग्राम को। जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो चाहे एक्सरसाइज है, चाहे वॉक है, चाहे होम वर्कआउट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए 25% रोल आपकी फिजिकल एक्टिविटी का होता है। आपने खाना खा लिया, चले आपने जंक खा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने जंक कर लिया, लेकिन आपने जंक खाने के बाद आप बैठे नहीं या लेटे नहीं रहे, आपने उठ के वॉक कर ली, आपने पुशअप्स कर लिया, आपने प्लांक कर लिया, आपने वेट लिफ्ट कर लिया, आपने जो खाया वो कंज्यूम हो गया, अब आपकी बॉडी में क्यूमुलेट नहीं हुआ, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आपकी जो वर्कआउट है वो आपका बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, जिससे आपके जितने फूड इनटेक आपने किया है वो कंज्यूम होता है। जब वो कंज्यूम होता है, स्टोर नहीं होता, तो आप ऐसे सारे मसलों से बच के रहते हैं। नाज़रीन, यानी कि जो जिस्म की ग़िज़ाइयत है वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। यहाँ इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम को और आपसे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।